there is a dread of silence. नमस्ते दोस्तों, चलिए माया एंजेलो की ऑटोबायोग्राफी आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। आज पार्ट 4 में हम माया के बचपन के कुछ ऐसे अनुभवों में उतरेंगे जहां सपने और सच्चाई आमने सामने आते हैं और हिम्मत अंधेरे में एक रोशनी बनकर उभरती है। ये एक लाइन, बस इसी एक लाइन में दोस्तों इस पूरे चैप्टर का सारा दर्द, सारी फ्रस्ट्रेशन छिपी हुई है। ये वो एहसास है जो माया को अपने ग्रेजुएशन के दिन महसूस हुआ, और यही एहसास उसके हर अनुभव की नींव बनता है, चाहे वो खुशी का पल हो या दुख का। एक ऐसी लाचारी का एहसास जहां आपकी जिंदगी पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बचपन के उन सबकों से। हम स्टैम्प्स अरकनसा में हुए दो बिल्कुल अलग अलग वाक्यों को देखेंगे। एक कहानी है दिल टूटने की और दूसरी है एक ऐसे खौफ की जो लफ्जों से पैदा होता है। दोनों ही मासूमियत खोने के सबक हैं। पहला सबक माया अपने प्यारे भाई बेली के जरिए सीखती है। उसे जॉयस नाम की एक लड़की से पहली बार प्यार होता है और वो उसके प्यार में इतना डूब जाता है कि फैमिली स्टोर से उसके लिए चीजें चुराने लगता है। लेकिन फिर एक दिन जॉयस बिना कुछ कहे, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती है। और ये सिर्फ एक हार्ट ब्रेक नहीं था, इसने बेली को बदल कर रख दिया। देखते ही देखते वो हंसता खेलता चुलबुला बेली एकदम खामोश हो गया। माया ने पहली बार देखा कि प्यार और गम किसी इंसान के अंदर की रोशनी कैसे छीन सकते हैं। तो एक तरफ था दिल टूटने का दर्द, और अब हम चलते हैं एक अलग ही तरह के डर की तरफ। एक ऐसा डर जो एक तूफानी रात में उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। एक तूफानी रात उनके पड़ोसी मिस्टर टेलर, जिनकी पत्नी की अभी डेथ हुई थी, उनके घर आते हैं और वो एक अजीब डरावनी कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि उनकी मरी हुई पत्नी उनसे मिलने आई थी और उसने कहा, मुझे कुछ बच्चे चाहिए। बस उनके ये शब्द, इन शब्दों ने उस कमरे की हवा में एक अजीब सा डर घोल दिया। माया के लिए ये एक बड़ा सबक था कि कभी-कभी लफ्ज जो है वो तूफान से भी ज्यादा डरावने हो सकते हैं। इन पर्सन सबाकन के बाद अब हम आते हैं एक बड़े पूरे कम्युनिटी के अनुभव पर। 8th ग्रेड ग्रेजुएशन स्टैम्प्स की ब्लैक कम्युनिटी के लिए ये साल का सबसे बड़ा इवेंट था। ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं थी, ये गर्व, उम्मीद और एक बेहतर कल का वादा थी। साल था 1940। माया और उसके क्लासमेट्स के लिए ये दिन सब कुछ था, एक नई शुरुआत का दिन। उन्हें लग रहा था कि उनकी सारी मेहनत, उनकी काबिलियत अब उन्हें एक बेहतर फ्यूचर की तरफ ले जाएगी। हवा में एक अलग ही उम्मीद थी। सोचिए, ग्रेजुएशन से पहले का माहौल कैसा होगा। हर तरफ जश्न था। माया तो क्लास की टॉपर थी और पूरा शहर अपने बच्चों की इस कामयाबी पर नाज कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब उनके सपनों के आगे कोई दीवार नहीं आएगी। कॉलेज, करियर, तरक्की, सब कुछ पॉसिबल लग रहा था। लेकिन ये जश्न का माहौल ज्यादा देर नहीं टिका। सेरेमनी में एक व्हाइट ऑफिशियल मिस्टर डॉनलिवी स्पीच देने आया और उसकी स्पीच ने एक झटके में दो अलग अलग अमेरिका की सच्चाई को सामने लाकर रख दिया। उसने बताया कि व्हाइट स्कूल को मिलेंगे नए साइंस लैब्स और आर्ट क्लासेस और ब्लैक स्कूल को सिर्फ नया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। उस एक स्पीच ने साफ कर दिया कि दोनों कम्युनिटी के बच्चों के लिए फ्यूचर पहले से ही लिखा जा चुका था। डॉनलिवी के शब्दों ने उनके सपनों पर एक हद, एक सीमा लगा दी। उसने साफ साफ कहा कि सफेद बच्चे साइंटिस्ट और आर्टिस्ट बनेंगे, जबकि काले बच्चे सिर्फ एथलीट या मजदूर बनने की कोशिश करेंगे। उनकी काबिलियत को उनकी रेस ने सीमित कर दिया था। जैसे ओवेंस और जो लुइस अजीम थे, नो डाउट, लेकिन ये तय करने का हक किसी और को क्यों था कि उनके हीरो सिर्फ खेल के मैदान तक ही रहेंगे। एक पल, बस एक पल में सारे सपने चकनाचूर हो गए। ग्रेजुएशन का गर्व एक गहरी नाउमीदी में बदल गया और तभी माया को वो एहसास हुआ कि उसकी सारी मेहनत, उसके सारे अवार्ड्स सब बेकार हैं, सिर्फ उसकी रेस की वजह से। It was awful to be Negro and have no control over her life. वही एहसास जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब उस पूरे ऑडिटोरियम में एक मायूसी का अंधेरा छा गया था, तभी एक आवाज उठी, एक आवाज जिसने सब कुछ बदल दिया। क्लास का वैलेडिक्टोरियन हेनरी रीड अपनी स्पीच के बाद अचानक नीग्रो नेशनल एंथम गाना शुरू कर देता है। पहले उसकी अकेली आवाज उस सन्नाटे को चीरती है, फिर एक एक करके सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, पूरा हॉल उसके साथ गाने लगे। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था, एक जवाब। और उस गाने के बोल उनकी अपनी कहानी थी। हमने पथरीले रास्तों पर सफर किया है, कड़वी सजाएं झेली हैं,
ये लिरिक्स उनके संघर्ष और उस दर्द को आवाज़ दे रहे थे जिसे उन्होंने अभी अभी महसूस किया था। उन्होंने उस दर्द को अपनी आवाज़ से हिम्मत में बदल दिया। माया लिखती हैं कि उस दिन उन्हें पहली बार इन शब्दों का असली मतलब समझ आया। ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये उनके लोगों की हिस्ट्री थी, उनकी कुर्बानियां, उनके जिंदा रहने की दास्तान। ये उनकी अपनी कविता थी, उनकी अपनी आवाज़, जिसे वो नफरत के खिलाफ एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उस एक गाने ने सब कुछ बदल दिया था। नाउमीदी की जगह गर्व ने ले ली थी। उनका टूटा हुआ सम्मान फिर से जुड़ गया था। प्राइड रिक्लेम्ड। उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी आवाज़, उनकी हिम्मत को कोई तोड़ नहीं सकता। तो उस ग्रेजुएशन के कलेक्टिव हिम्मत के बाद अब हम चलते हैं एक बहुत ही पर्सनल और बहुत ही तकलीफदेह कहानी की तरफ। ये कहानी है नस्लवाद से सीधे टकराव की, जो माया को नफरत का सबसे घिनौना चेहरा दिखाती है। माया को एक बार दांत में इतना भयानक दर्द होता है कि वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। ये नॉर्मल टूथएक नहीं था, ये एक टॉर्चर था, दिन रात की तकलीफ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, स्टैम्प्स में कोई ब्लैक डेंटिस्ट नहीं था। अपनी पोती को इस हालत में ना देख पाकर उसकी दादी मामा एक हिम्मत वाला कदम उठाती हैं। वो माया को शहर के इकलौते वाइट डेंटिस्ट डॉक्टर लिंकन के पास ले जाती हैं। उनके मन में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद वो उनका एक पुराना एहसान याद रखेगा और मदद कर देगा। लेकिन जब माँ उससे मदद मांगती हैं तो वो सीधा मना कर देता है और फिर वो ये भयानक लफ्ज़ कहता है, मेरी पॉलिसी है कि मैं एक निगर के मुंह में हाथ डालने से बेहतर एक कुत्ते के मुंह में हाथ डाल दूं। ये नफरत की इंतहा थी, एक बच्ची के दर्द से भी बढ़कर। असलियत में मामा उस सिचुएशन को बड़े सब्र और डिग्निटी से हैंडल करती हैं, लेकिन छोटी सी माया वो अपने मन में एक अलग ही सीन बनाती है। वो इमेजिन करती है कि उसकी मामा उस डेंटिस्ट को सबक सिखाती हैं, उसे शहर छोड़ने का हुक्म देती हैं। ये माया का तरीका था उस हेल्पलेसनेस से लड़ने का, अपनी इमेजिनेशन में पावर को वापस लेने का। और यहीं आकर दोस्तों सारी कहानियां एक साथ जुड़ जाती हैं। माया एंजेलो लिखती हैं कि हम इसलिए जिंदा रहते हैं क्योंकि हमारे कवि हमें जिंदा रखते हैं। ग्रेजुएशन में गाया गया वो गीत, मॉमा की हिम्मत की वो इमेजिन की हुई कहानी, ये सब उसी पोएट्री का हिस्सा है। ये दिखाता है कि जब सच्चाई बेहद जालिम हो तो आर्ट, हमारे शब्द, हमारे गीत, वही हमें जिंदा रखते हैं, वही हमारी डिग्निटी को बचाते हैं। नमस्ते और वेलकम बैक। हम माया एंजेलू की ऑटोबायोग्राफी आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां बचपन एक झटके में खत्म हो जाता है और एक बिल्कुल नई और काफी मुश्किल जर्नी शुरू होती है। आपने सोचा है, बचपन हमेशा स्लोली फेड आउट नहीं होता। कभी कभी एक ही इवेंट, एक हादसा उसे शीशे की तरह शैटर कर देता है, बिखेर देता है। और माया और उनके भाई बेली के लिए वो दिन उनके होम टाउन स्टैम्प्स आर्कन्सॉ में आ चुका था। ये सवाल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अंकल विली व्हाई डू दे हेट अस सो मच, ये बेली का सवाल है। एक ऐसा सवाल जो उसने कितनी भयानक, इतनी हॉरिफाइंग चीज़ देखने के बाद पूछा कि उसकी मासूमियत हमेशा के लिए चली गई और उनकी जिंदगी बस पलट गई। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, अ फाइनल हॉरर इन स्टैम्प्स। हम उस इंसिडेंट की बात करेंगे जिसने ममा को ये रियलाइज करवा दिया कि उनके बच्चों के लिए साउथ में रहना अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो हुआ ये कि एक दिन बेली ने कुछ ऐसा देखा जो किसी बच्चे को नहीं देखना चाहिए। उसने एक तालाब से निकाली हुई एक ब्लैक आदमी की लाश देखी। बॉडी पूरी सूजी हुई थी और वहां खड़ा एक सफेद आदमी उस लाश को देखकर मुस्कुरा रहा था। और इतना ही नहीं, उसने बेली को फोर्स किया कि वो लाश को जेल तक उठाने में मदद करे। और जेल के अंदर वहां के प्रिजनर्स और वही आदमी सब उस लाश का मजाक उड़ा रहे थे। इट वॉज जस्ट सो क्रूअल, सो डीह्यूमनाइजिंग कि ममा को तुरंत समझ आ गया कि अपने बच्चों को बचाना है तो उन्हें स्टैम्प से दूर भेजना ही पड़ेगा। देयर वाज नो अदर वे। और इसके साथ ही उनकी लाइफ का एक चैप्टर क्लोज होता है। नेक्स्ट स्टॉप कैलिफोर्निया। यहाँ उनकी मुलाकात होती है अपनी माँ विवियन बैक्स्टर से और ये उनके लिए एक बिल्कुल ही नई दुनिया थी। अपनी माँ से मिलना आसान नहीं था, एक कंप्लीट कल्चर शॉक था। माया किताब में इतना खूबसूरत कंपैरिजन देती हैं। एक तरफ थी ममा हेंडरसन, एक लार्ज सॉलिड डार्क हेन जैसी, स्थिर, मजबूत, डिपेंडेबल। और दूसरी तरफ उनकी मदर विवियन, एक ब्लेथ चिक जैसी, तेज, ग्लैमरस, शहरी,
दोनों ही जबरदस्त औरतें थीं, लेकिन उनकी दुनियाएं बिल्कुल अलग थीं। ओ विवियन बैक्स्टर, वाह व्हाट अ कैरेक्टर। वो एक ऐसी औरत थी जो किसी से नहीं डरती थी। अपने काम को लेकर बिल्कुल ऑनेस्ट, पोकअप, इनोकुले, जो भी करना पड़े वो करती थी। उनका साफ कहना था, वुडंट बस्ट सड्स फॉर एनीबॉडी, मतलब मैं किसी के लिए नौकरी नहीं करूंगी। इतनी फियर्स, इतनी पावरफुल कि एक बार उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर को गोली भी मार दी थी। हाँ, वो बच गया था, बट स्टिल उनका मोटो सिंपैथी इज नेक्स्ट टू शिट इन द डिक्शनरी। मतलब आप समझ सकते हैं, शी वॉज फियर्सली इंडिपेंडेंट। तो अब कहानी आगे बढ़ती है सैन फ्रांसिस्को की तरफ। टाइम है वर्ल्ड वॉर 2 का। शहर में हर तरफ सोशल चेंज हो रहा था, और अजीब बात यह है कि इसी उथल-पुथल के बीच माया को पहली बार अजीब सा बिलोंगिंग का एहसास होता है। देखिए, उस वक्त शहर कितनी तेजी से बदल रहा था। फिल्मो डिस्ट्रिक्ट, जो पहले एक वाइब्रेंट जापानीज अमेरिकन कम्युनिटी का घर था, वो लोग फोर्सिबली इंटरमेंट कैंप्स में भेज दिए गए, जगह खाली हो गई, और फिर वहां कौन आया? सदर्न ब्लैक वर्कर्स, जो वॉर प्लांट्स में काम करने आए थे। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में वो पूरा इलाका सैन फ्रांसिस्को का हार्लेम बन गया, अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और इन सारे बदलाव के बीच माया को एक बहुत अजीब सी चीज फील हुई। एक ऐसे शहर में जहां हर कोई नया लग रहा था, हर कोई अपनी जगह से हिला हुआ सा था। माया की जो पर्सनल फीलिंग थी ना कि मैं यहां बिलोंग नहीं करती, वो इस कलेक्टिव डिस्प्लेसमेंट में कहीं घुल सी गई। जब सभी आउट ऑफ प्लेस हों तो शायद कोई भी आउट ऑफ प्लेस नहीं होता, राइट? तो सैन फ्रांसिस्को में माया को मिली 2 तरह की एजुकेशन, एक स्कूल के क्लासरूम में और दूसरी सड़कों पर, और दोनों ही उनकी लाइफ के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट साबित हुई। स्कूल में थी मिस कर्विन, एक कमाल की टीचर। उनके क्लासरूम में बस एक ही चीज मैटर करती थी, इन्फॉर्मेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि आपकी रेस क्या है, वो सिर्फ स्टूडेंट्स को देखती थी। उनका मानना था कि ऑल नॉलेज इज स्पेंडेबल करेंसी, ज्ञान एक ऐसी करेंसी है जिसे आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं। माया ने उनसे ना सिर्फ पढ़ना सीखा, बल्कि इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट भी सीखा। और फिर स्कूल के बाहर द डैडी क्लेडेल, उनके स्टेपफादर, उनसे मिली स्ट्रीट विजडम की एजुकेशन। उनका सबसे बड़ा सबक था द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स। मतलब क्या है इसका? बहुत सिंपल, जो चीज तुम्हारे खिलाफ काम करती है उसे ही तुम अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो। बस प्रिंसिपल समझना जरूरी है। एसेंशियली सामने वाले के प्रेजुडिस, उसके घमंड को ही उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करो। तो ये प्रिंसिपल काम कैसे करता था? देखिए, डैडी क्लाइडेल के जो कॉन्वेंट दोस्त थे, वो एक अमीर रेसिस्ट आदमी को टारगेट करते थे जिसे वो मार्क कहते थे। प्लान सिंपल था, उसके सामने बेवकूफ होने का नाटक करो। मार्क अपने लालच और रेसिज्म में इतना अंधा हो जाता था कि वो सोचता था कि इनको आराम से बेवकूफ बना लूंगा। और एंड में क्या होता था? कॉनमैन उसके पैसे लेकर आराम से निकल जाते थे। ये उनके लिए सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, इट वॉज अ फॉर्म ऑफ जस्टिस। ओके, अब आते हैं कहानी के एक बहुत ही ड्रामेटिक हिस्से पर। एक ऐसी ट्रिप जो शुरू तो हुई एक एडवेंचर की तरह, लेकिन बहुत जल्द एक जिंदा रहने का, एक सर्वाइवल का टेस्ट बन गई। हुआ ये कि उनके बायोलॉजिकल फादर डैडी बेली माया को मेक्सिको में एक कैंटीना एक बार में ले गए। वहां उन्होंने खूब पार्टी की, बहुत ज्यादा पिया, और फिर एक औरत के साथ कहीं गायब हो गए। घंटों निकल गए, फिर 2 लोग उन्हें बेहोशी की हालत में उठाकर कार तक लाते हैं। और अब सिचुएशन ये है कि 15 साल की माया, जिसने जिंदगी में कभी कार नहीं चलाई, उसे अपने बेहोश बाप को लेकर अकेले घर जाना है। कैन यू इमेजिन द प्रेशर? और यही है इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स। उस अंधेरी, अनजान, खतरनाक सड़क पर गाड़ी चलाते हुए माया को एक अजीब सी पावर फील होती है। वो लिखती है कि उस पल, इट वॉज मी, मार्गरेट, अगेंस्ट द एलिमेंटल ऑपोजिशन। उसे लगा कि वो सिर्फ कार नहीं चला रही, वो मैक्सिको को कंट्रोल कर रही है, अकेलेपन को कंट्रोल कर रही है, अपने डर को कंट्रोल कर रही है, यहां तक कि ग्रेविटी को भी। सोचो, एक एब्सोल्यूट क्राइसिस के मोमेंट में उसने अपनी असली ताकत को पहचाना। सफर खत्म हुआ बॉर्डर पर एक छोटे से एक्सीडेंट के साथ, लेकिन वो एक्सीडेंट मैटर नहीं करता था, वो बेमानी था, क्योंकि असली टेस्ट तो वो पास कर चुकी थी। उस एक रात में माया ने अपनी हिम्मत, अपनी काबिलियत, अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को परखा और वो जीत गई। तो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी से हम क्या टेकअवेज ले सकते हैं? पहली बात कि ट्रॉमा कभी कभी बदलाव का सबसे बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है। दूसरी, फैमिली बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है और कभी कभी आपको उन लोगों में मिलती है जहां आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते। तीसरी, असली एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम में नहीं, सड़कों पर भी मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी असली ताकत, हमारी ट्रू स्ट्रेंथ हमेशा क्राइसिस और सर्वाइवल के मोमेंट्स में ही सामने आती है। तो आखिर में माया ने सिर्फ सर्वाइव नहीं किया,
इस पूरी जर्नी के बाद उसने जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील सच में अपने हाथों में लेना सीख लिया था। उसने समझ लिया था कि वो अपनी किस्मत की ड्राइवर अब खुद है। हेलो दोस्तों और वेलकम बैक। तो फाइनली हम आ पहुंचे हैं माया एंजेलो की ऑटोबायोग्राफी आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स के आखिरी पड़ाव पर। ये फाइनल पार्ट है और सच कहूं तो सबसे पावरफुल भी। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की इतने तूफानों से गुजरने के बाद आखिरकार एक औरत बनती है। ये कोट सच में रोंगटे खड़े कर देता है ना। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, एक झगड़े से। एक तरफ है 15 साल की माया और दूसरी तरफ उनके फादर की गर्लफ्रेंड डोलोरेस। और इन दोनों के बीच एक ऐसी लड़ाई होती है जो माया की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। तो इस फाइनल एक्सप्लेनर में हम माया की जर्नी के इन 5, आप कह सकते हैं, लाइफ चेंजिंग स्टेजेस को एक्सप्लोर करेंगे। यही वो स्टेजेस हैं जो उसे बचपन से निकालकर एक बिल्कुल नई रियलिटी में ले जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। एक झगड़ा जो इतना बढ़ जाता है कि माया को अपना घर छोड़कर सड़कों पर आना पड़ता है। और यहाँ उनके फादर का रिएक्शन बस सब कुछ कह जाता है। सोचिए, डोलोरेस माया को जख्मी कर देती है और उनके पिता उन्हें अपनी बेटी के दर्द से ज्यादा अपनी रेप्यूटेशन की चिंता है। हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक दोस्त के घर ले जाते हैं क्योंकि स्कैंडल ना हो जाए। सच में ये वो मोमेंट था जब माया को एहसास हुआ कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। तो इसी रियलाइजेशन के साथ वो घर से भाग जाती है। लेकिन आप इसको हार मत समझिए, ये हार नहीं थी, ये तो सर्वाइवल का एक नया चैप्टर था। उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आ गई थी कि कभी-कभी जब आपके पास कोई चॉइस ही ना बची हो तो सरेंडर करना भी रेजिस्टेंस जितना ही ऑनरेबल हो सकता है। तो अब माया बेघर है और ऐसी हालत में उसे एक कम्युनिटी मिलती है, एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। पूरे 1 महीने तक माया एक जंकयार्ड में रहती है। हाँ, एक जंकयार्ड। और वहां उसे मिलते हैं उसके जैसे ही कुछ और बच्चे जिन्होंने अबैंडन्ड कार्स में अपना एक अलग ही संसार बना रखा था। एक ऐसी कम्युनिटी जिसके अपने रूल्स थे, अपना सपोर्ट सिस्टम था। ये सब बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से थे, ब्लैक, वाइट, मेक्सिकन, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन थी, वो सब सोसाइटी के आउटकास्ट थे। और यहीं इस जंकयार्ड में माया की लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। इन लोगों के बीच जिन्हें सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया था, वहां माया को पहली बार अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मिलता है। इंसानियत का असली मतलब शायद यहीं समझ आया। और इस एक्सपीरियंस ने उनके अंदर से वो जो आउटसाइडर होने की फीलिंग थी ना, उसे हमेशा के लिए मिटा दिया। ओके, सो जंकयार्ड के एक्सपीरियंस के बाद माया वापस सैन फ्रांसिस्को आती हैं और इस बार वो अपने लिए इस दुनिया में एक जगह बनाने की ठान लेती हैं। तो उन्हें पता चलता है कि ब्लैक लोगों को स्ट्रीट कार कंडक्टर की जॉब नहीं दी जाती। अब कोई और होता तो शायद हार मान लेता, पर माया नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी। वो 3 हफ्ते तक, सोचिए, रोज उस ऑफिस में जाती रहीं, एक झूठा रेज्यूमे तक बनाया और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें सैन फ्रांसिस्को की पहली फर्स्ट ब्लैक कंडक्टरेट के तौर पर हायर कर लिया गया। ये उनकी जिद, उनकी हिम्मत की एक जबरदस्त जीत थी। और जॉब मिलने के बाद जब वो वापस स्कूल जाती हैं, उन्हें एक चीज आईने की तरह साफ दिखती है कि उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस उनके क्लासमेट्स से कितने अलग हो चुके थे। एक तरफ उनके क्लासमेट्स थे जो फुटबॉल गेम्स और स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट बनने की बातें कर रहे थे, और दूसरी तरफ थी माया जो 1 महीना जंकयार्ड में सोई थी और सुबह सुबह उठकर स्ट्रीट कार चलाती थी। द डिफरेंस वॉज ह्यूज। तो बाहर से तो सब ठीक लग रहा था, जॉब मिल गई, स्कूल में वापस आ गई, लेकिन अंदर ही अंदर माया अपने डर और कंफ्यूजन से अब भी जूझ रही थी। उनके हाथ द वेल ऑफ लोनलीनेस नाम की एक किताब लगती है और उसे पढ़ने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत परेशान हो जाती हैं। आपको समझना होगा, उस वक्त की सोसाइटी में इन चीज़ों पर खुलकर बात करना सोचा भी नहीं जा सकता था। तो उन्हें डर लगने लगता है कि उनकी गहरी आवाज़, उनका लंबा कद, उनकी सो कॉल्ड अनफेमिनिन बॉडी कहीं ये इस बात का साइन तो नहीं कि वो नॉर्मल नहीं है। और इस कन्फ्यूजन के बीच उनकी माँ विवियन बैक्स्टर उन्हें संभालती हैं। इतने सिंपल शब्दों में वो इतनी बड़ी बात कह जाती हैं। वो कहती हैं, ऊपर वाला गलतियां नहीं करता, उसने तुम्हें मेरी बेटी बनाया है और तुम वही हो, बस। और ये माया के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस का सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी लेसन था। लेकिन इतना बड़ा डर इतनी आसानी से कहा जाता है। खुद को नॉर्मल प्रूफ करने के लिए माया एक ऐसा कदम उठाती हैं जिसका अंजाम
उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था। वो पड़ोस के एक लड़के के साथ एक बहुत ही ऑकवर्ड और अनफुलफिलिंग सेक्सुअल इनकाउंटर इनिशिएट करती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो खुद को आजमा सकें। और उस एक अजीब से इनकाउंटर का नतीजा, वो माया की लाइफ को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। बस 3 हफ्ते बाद उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं, और वो ये बात पूरे 8 महीने तक सबसे छुपा कर रखती हैं, अपनी माँ से भी। और इसी दौरान सोचिए, वो अपनी हाई स्कूल ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करती हैं। जब वो आखिरकार सच बताती हैं तो उनकी फैमिली का रिएक्शन बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा उन्होंने सोचा था। कोई गुस्सा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल सपोर्ट और प्यार। उनकी माँ कहती हैं, 3 जिंदगियां बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। कितनी सिंपल लेकिन कितनी गहरी बात है ये। तो उनके बेटे का जन्म होता है, और एक नई माँ के तौर पर माया उसे अपना तो मानती हैं, ए सेंस ऑफ पोजेशन है, लेकिन साथ ही एक बहुत गहरा डर भी है। उन्हें लगता है वो इतनी क्लमजी हैं कि वो अपने इस खूबसूरत नाजुक से बेटे को कहीं चोट ना पहुंचा दें। वो उसे टच करने से भी डरती हैं। और अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे पावरफुल मोमेंट पर। एक रात माया की माँ बेबी को उसके साथ ही सुला देती हैं। माया डर के मारे सो ही नहीं पाती, लेकिन आखिर में उनकी आंख लग जाती है, और जब वो सुबह उठती हैं तो क्या देखती हैं कि नींद में भी अनजाने में उन्होंने इंस्टिंक्टिवली अपने हाथ से एक छोटा सा टेंट बनाकर अपने बेटे को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तब उनकी माँ उन्हें समझाती हैं। वो कहती हैं, देखा, सही काम करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। अगर तुम दिल से सही हो तो वो काम तुमसे अपने आप हो जाता है। और बस इसी एक एहसास के साथ माया एंजेलो के बचपन की कहानी पूरी होती है। वो केज्ड बर्ड जो अब तक पिंजरे में बंद था, वो अब न सिर्फ गाना सीख गया है, बल्कि प्रोटेक्ट करना, नर्चर करना और सबसे ज़रूरी इंस्टिंक्टिवली प्यार करना भी सीख गया है। एक माँ के रूप में उसने अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी और खूबसूरत सच्चाई को पा लिया था।